हेलो एवरीवन। बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत कोलाइडी विलयनों के बारे में चर्चा कर रहे थे, कोलाइड्स के बारे में, जिसके अंतर्गत पिछली क्लासेस में मैंने कोलाइडी विलयनों के गुणधर्मों के बारे में बात की थी, जिसके अंतर्गत आपको गतिक गुणधर्म, प्रकाशिक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलाइडी विलयनों की प्रावस्था आदि के बारे में अपन ने बात कर ली थी। आज मैं बात करता हूं कोलाइडी विलयनों के वैद्युत गुणधर्म के बारे में। कोलाइड्स के वैद्युत गुण, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। कोलाइडों के वैद्युत गुण किसकी वजह से? अब ध्यान रखिएगा, जो कोलाइड्स होते हैं वो सामान्यतः या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड, धनावेशित या नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। कोलाइडी विलयनों में जो कोलाइड्स होते हैं वो या तो धनात्मक आवेशित या ऋण आवेशित होते हैं। अब ध्यान रखना, ये जो धन एवं ऋण आवेशित है, चार्ज उत्पन्न होने का कारण क्या है? जितना चार्ज कोलाइडी कणों पर उपस्थित रहेगा, कोलाइडी कणों पर जितना चार्ज उपस्थित है, सेम उतना का उतना ही चार्ज यानी बराबर मात्रा में, परंतु विपरीत आवेश परिक्षेपण माध्यम पर रहेगा। क्योंकि अपन जानते हैं कि सामान्यतः जो कोलाइडी विलयन बनता है वो परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षेप प्रावस्था दोनों के संयोग से निर्मित होता है। अब दोनों से निर्मित होगा तो ऐसी स्थिति में जो परिक्षेप प्रावस्था है यानी कोलाइड है, कोलाइड पार्टिकल्स हैं, उन कोलाइड पार्टिकल्स पर अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ऐसी स्थिति में परिक्षेपण माध्यम पर कैसा आवेश रहेगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। तो कुल मिला के जो कोलाइडी विलयन होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, विद्युत उदासीन होता है। अब ध्यान रखना, हमने कहा कि सामान्यतः कोलाइड्स हैं वो विद्युत इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इन कोलाइड्स के विद्युत गुणों की पहचान कैसे की जाती है? तो एक विधि है जिसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचलन विधि, वैद्युत कण संचलन विधि। इस मेथड के द्वारा किसी भी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइड पार्टिकल्स पर जो चार्ज है उस चार्ज का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। इस विधि के द्वारा अपन ये पता लगाते हैं कि कोलाइडी कणों के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। वैद्युत कण संचलन विधि में क्या करते हैं कि दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, यानी इस टाइप का एक यू आकार की नलिका होती है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड डिप रहते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अब जिस विलयन कोलाइडी विलयन का आपको आइडेंटिफिकेशन करना है उसके विलयन को इसमें भर दिया जाता है, और जैसे ही विलयन भरोगे, मान लीजिए यहां तक भरा, विलयन भरने पर मैंने कहा कि कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश होता है, या तो धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश। और जैसे ही आवेश होगा तो ऐसी स्थिति में नेगेटिवली पॉजिटिवली अगर चार्ज है कोलाइडी कणों पर, तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिवली चार्ज होने पर ये जो पार्टिकल्स हैं वो किसकी तरफ मूव करेंगे? नेगेटिव, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल्स हैं वो किसकी तरफ मूव कर जाते हैं? कैथोड की तरफ। अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तब वो किसकी तरफ मूव कर जाएंगे? एनोड की तरफ। तो ऐसी स्थिति में इसके आधार पर अपन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि कोलाइड जो पार्टिकल्स होते हैं उन कोलाइड पार्टिकल्स पर किस प्रकार का आवेश है, यानी धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक आवेश है। और ध्यान रखिएगा, इन्हीं कोलाइड पार्टिकल्स के चार्ज की वजह से, कोलाइड पार्टिकल्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसी चार्ज के फलस्वरूप इनकी क्या पाई जाती है? स्टेबिलिटी होती है, यानी स्थायित्व पाया जाता है। अदरवाइज क्या होता? स्थायित्व का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि कोलाइड पार्टिकल्स जो है उन पर चार्ज होने के कारण वो कोलाइड पार्टिकल्स एक दूसरे के जैसे संपर्क में आते हैं, संपर्क में आने पर चूंकि अपोजिट चार्ज है सेम चार्ज है, सेम चार्ज होने की वजह से इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। और जैसे रिपल्सन होगा तो ऐसी स्थिति में ये कोलाइड पार्टिकल्स पास नहीं आ पाएंगे, और पास नहीं आएंगे तो ऐसी स्थिति में इनका कोगुलेशन नहीं हो पाएगा, यानी इनका अवक्षेपण नहीं हो पाता है।
मेरी बात को समझ रहे हो? कहने का तात्पर्य है कि कोलाइड पार्टिकल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। इस चार्ज का निर्धारण तो किया जाता है, एक मेथड चलती है इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, जिसके द्वारा अपन ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से कोलाइड्स के ऊपर किस प्रकार का चार्ज है। साथ ही मैंने कहा कि इन्हीं चार्ज की वजह से इनकी स्थायित्व रहता है। समान चार्ज होने के कारण, ये सेम चार्जेस होने के कारण एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करने के फलस्वरूप ही ये कण पास पास नहीं हो पाते, और पास पास नहीं आएंगे तो ऐसी स्थिति में इनमें प्रिसिपिटेशन या कोगुलेशन नहीं होगा। तो ये चार्ज इनकी स्टेबिलिटी के लिए भी उत्तरदायी है। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन में। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि कोलाइडी कणों पर जो चार्ज है उसका आइडेंटिफिकेशन किस विधि के द्वारा आप कर सकते हो। उस विधि तो मैंने कहा कि वैद्युत कण संचलन विधि है, जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, कोलाइडी कणों पर उपस्थित चार्ज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि सामान्यतः जो कोलाइड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइड्स और दूसरे नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइड्स। अब यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, ये ध्यान रखना, कोलाइड्स में पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स कौन कौन से होते हैं और नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स कौन से होते हैं। अगर आपने परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल लिया है, परिक्षेपण माध्यम क्या लिया है, वाटर, जल, तब ऐसी स्थिति में कौन कौन से टाइप के कोलाइड्स हैं, किनके ऊपर पॉजिटिव होता है, किनके ऊपर नेगेटिव होता है। तो ध्यान रखना, पॉजिटिवली चार्ज हैं हाइड्रेटेड जितने भी हैं, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रेटेड यानी जल योजित ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, वो दोनों के दोनों ही कैसे कैटेगरी के कोलाइड्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स हैं। कहने का मतलब है कि जैसे आपने लिया FeOH का थ्राइस, AlOH का थ्राइस, TiO2, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स हैं। नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स की बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा, मेटल्स आ जाती है, मेटल्स, चाहे वो कॉपर है, Ag है, प्लेटिनम है, आदि मेटल्स के द्वारा जो कोलाइड्स निर्मित होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स। ऐसे ही आपके सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड्स का मतलब है कि जैसे आर्सेनियस सल्फाइड, ये किस टाइप के कोलाइड्स हैं, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स हैं। यानी इन कोलाइडी कणों पर कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। इनके अलावा ध्यान रखिएगा, धनावेशित जो कोलाइड्स हैं, धनावेशित कोलाइड्स में आपके डाइज आ जाते हैं, बेसिक डाइज, क्षारीय रंजक। क्षारीय रंजकों में जैसे आपका मेथिलीन ब्लू है, मेथिलीन ब्लू, ये क्षारीय रंजक है। ये किसके उदाहरण हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइड्स के। ऐसे ही नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स के एसिडिक डाइज में आपके एग्जाम्पल हैं, इओसिन आ जाता है, कांगो रेड है, ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स के। इसी के साथ साथ इसी में आ जाएगा आपका स्टार्च है, जिलेटिन है, मिट्टी है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ब्लड जो उपस्थित रहता है। ये सारे के सारे कैसे कोलाइड्स हैं, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स, जब परिक्षेपण माध्यम क्या हो, जल हो। यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आपसे वो पूछ सकता है कि मेटल सल्फाइड्स किस प्रकार के आवेशित कोलाइड्स हैं। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, कोलाइड्स के वैद्युत गुणधर्म पर आधारित पहला प्रश्न बन सकता है आपका कि इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, और दूसरा एग्जाम्पल देके पूछ सकता है या निम्नलिखित में से कौन से पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स हैं। ये कंपटीशन परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है।
अब देखिए ये जो कोलाइड्स पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज आता है ये किस वजह से आता है, क्यों होता है इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, या मैं ऐसे कहूं कि इनके ऊपर आवेश पाए जाने का कारण क्या है। तो ध्यान रखिएगा इसके मुख्य रूप से 3 कारण हैं और यही आपके सिलेबस में जो दिखा रखा है स्टेबिलिटी पर आधारित कि कोलाइडी कणों की स्टेबिलिटी क्या है, स्थायित्व का क्या है, तो स्थायित्व वाले बिंदु को भी ये कवर करेगा। कोलाइड्स के वैद्युत गुणधर्म उत्पन्न होने के 3 कारण हैं। पहला आता है घर्षण वैद्युतीकरण, घर्षण वैद्युतीकरण पहला कारण। दूसरा कारण आता है पृष्ठीय अणुओं के विघटन के कारण, डीकंपोजिशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स, पृष्ठीय अणुओं के विघटन के कारण। और तीसरा आ जाता है आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस मुख्य रूप से उत्तरदायी है और इसमें ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट भी है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया FeCl3 को आपने जल योजित किया और आपको निर्मित हुआ FeOH का थ्राइस कोलाइडी विलयन बना, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन निर्मित हो गया। अब ध्यान रखना ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन है फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनेगा, ये क्या करता है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन इसमें जो आयंस हैं, क्योंकि इसको आप तोड़ोगे तो ये Fe3+ और OH- आयन से निर्मित हुआ मान सकता हूं मैं, फेरिक आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड बना है, अब इस विलयन में कौन से आयन इस फेरिक हाइड्रोक्साइड से कॉमन है, यानी इसमें जो उपस्थित आयन है वो विलयन में उपस्थित आयनों से मैच करते हैं, सम आयन है। तो ध्यान रखिएगा Fe3+ आयन है और यहां पर भी क्या उपस्थित है, Fe3+ आयन उपस्थित रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में इस फेरिक हाइड्रोक्साइड जो कोलाइड पार्टिकल है, इस Fe3 हाइड्रोक्साइड कोलाइड पार्टिकल के चारों तरफ Fe3+ आयन की लेयर आ जाती है, यानी इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है Fe3+ आयन। सम आयन का ही एब्जॉर्प्शन होगा, यानी एक लेयर बन जाती है। इसको प्राइमरी प्रोटेक्टिव लेयर कह देते हैं, प्राइमरी प्रोटेक्टिव लेयर, प्राइमरी प्रोटेक्टिव लेयर के नाम से इसे जाना जाता है। ये सामान्यतः क्या करती है, इस कोलाइड पार्टिकल्स को, चूंकि ये प्राथमिक प्रोटेक्टिव लेयर है, ये जो कोलाइड पार्टिकल है दूसरे कोलाइड पार्टिकल के पास सेम यही कंडीशन रहेगी, तो इनमें Fe3 आयन है वो दोनों एक दूसरे को और क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक कोलाइड पार्टिकल दूसरे कोलाइड पार्टिकल्स के पास नहीं जा पाएगा, चूंकि इसने कैटायन का एब्जॉर्प्शन किया है। इसका मतलब है कि ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है ये किसकी भांति काम कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइड्स की भांति, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स की भांति व्यवहार करेगा। और मैंने अभी जो एग्जांपल्स बताए थे उसमें भी यही बात चर्चा की थी कि जो जलयोजित ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड हैं वो कैसे होते हैं, धन आवेशित कोलाइड्स होते हैं। वो तो धन आवेशित कोलाइड्स का होने का कारण क्या बता दिया मैंने आपको कि ये सामान्यतः कोलाइड पार्टिकल हैं, उनका सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन कर लेते हैं। सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन का मतलब है कि उस आयन को जो अपने में समाहित आयन है, यानी अपने समान आयन को क्या कर लेते हैं, अपनी सतह के चारों ओर एकत्रित कर लेते हैं। कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये कोलाइड पार्टिकल एक स्तर से घिरा रहता है, एक लेयर से घिरा रहता है। उस लेयर को हम कह देते हैं रक्षात्मक परत या प्रोटेक्टिव लेयर। अब बात करता हूं कि ये 3 कारण मैंने आप लोगों को बताया कि कोलाइडों के विद्युत गुणधर्म उत्पन्न होने के 3 कारण हैं। पहला मैंने आपको बताया कि घर्षण वैद्युतीकरण। घर्षण वैद्युतीकरण का मतलब है कि घर्षण के कारण इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाए। घर्षण का मतलब है कि जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं ये परिक्षेपण माध्यम के कणों के साथ क्या करेगा, घर्षण करेगा, जिसके फलस्वरूप इनके ऊपर क्या उत्पन्न हो जाता है, चार्ज जनरेट हो जाता है। घर्षण वैद्युतीकरण का मतलब क्या है कि सामान्यतः जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं, कोलाइडी विलयन में रहेगा, मैंने कहा कि 2 फेजेज होती है, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरी परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त जो प्रावस्था है
परिक्षेप प्रावस्था के जो पार्टिकल्स हैं वो परिक्षेपण माध्यम के पार्टिकल्स के साथ टकराव करेंगे, तो ऐसी स्थिति में एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो कुल मिला के इस घर्षण के कारण ही, इस फ्रिक्शन के कारण ही आपको क्या उत्पन्न हो जाएगा, सामान्यतः विद्युत चार्ज जनरेट होगा। अब वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या नेगेटिव चार्ज। तो कोलाइडी कणों पर दोनों प्रकार के आवेश संभव है, या तो धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश। कुछ स्पेसिफिक मैंने आपको बता दिए कि जैसे हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड्स हैं, अगर जल परिक्षेपण माध्यम ले रहे हो तो ये कैटाइनिक आपके कोलाइड्स कहलाते हैं। दूसरा कारण आता है पृष्ठीय अणुओं के विघटन के कारण। अब पृष्ठीय अणुओं के विघटन से क्या मतलब है कि जो सरफेस पार्टिकल्स हैं, सरफेस पर उपस्थित जो कण हैं, उनका डिकम्पोजिशन हो जाए। जैसे आपने साबुन लिया C17H35 COONA, जैसे ही ये विघटन होगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, C17H35 COO- प्लस Na+। अब क्या होता है कि सामान्यतः ये जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के रूप में है, जिसके एक छोर पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज समाहित रहते हैं, जैसे ही विलयन में डिप होते हैं तो ऐसी स्थिति में ये Na+ रिमूव हो जाता है, विलयन में चला जाता है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, ये अपने आप को अंतराणु आकर्षण बलों की सहायता से इस तरीके से एडजस्ट कर लेती है कि इसकी सतह के ऊपर, यानी इसकी लेयर के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिवली चार्ज आ जाता है इस टाइप से, और फलस्वरूप एक मिसेल का निर्माण होता है। इसको मैं इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को इस टाइप से दिखा रहा हूँ, नेगेटिवली चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो इसके वजह से भी क्या होता है, सामान्यतः चार्ज जनरेट हो सकता है। और तीसरा कारण मैंने आपको बताया कि आयनों का क्या कर ले, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कर ले, तब ऐसी स्थिति में उनके ऊपर क्या रह सकता है, विद्युत चार्ज आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जांपल लेके कि Fe हाइड्रोक्साइड के ऊपर, ऐसे ही मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूशन लिया, उस कोलाइडी विलयन लिया, उस कोलाइडी विलयन में मान लीजिए आपने पोटेशियम आयोडाइड डाला, AgNO3 का है, AgNO3 का आपने AgNO3 को Ki के अंतर्गत डिप किया लिमिट मात्रा में, तब ऐसी स्थिति में Agi जो बनता है, Agi का कोलाइडी विलयन बनेगा। अब ये जो Agi का कोलाइडी विलयन निर्मित होगा, इस Agi के कोलाइडी विलयन में Ag जो है वो सामान्यतः कॉमन आयन, क्योंकि आपने Ki लिमिट मात्रा में लिया, एक्सेसिव नहीं लिया है, तो ऐसी स्थिति में इसके ऊपर Ag का एड्जॉर्प्शन हो जाता है। अगर आपने ये इसको एक्सेस मात्रा में लेओगे, तब ऐसी स्थिति में यहाँ चूंकि जो कॉमन आयन है वो आयोडीन भी आ जाता है, तब ऐसी स्थिति में Agi के ऊपर I- कोलाइडी विलयन। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कुछ एक्सेसिव मात्रा में लेने पर ये जो नेचर है कोलाइडी पार्टिकल्स की एड्जॉर्ब करने की, वो प्रकृति बदल जाए। वो डिपेंड करता है कि कॉमन आयन किस टाइप का है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लिमिट मात्रा में यानी कम मात्रा में लेओगे तब ऐसी स्थिति में Ag+ आयनों का एड्जॉर्प्शन होता है, और एक्सेसिव मात्रा में लेने पर सामान्यतः I- आयनों का एड्जॉर्प्शन हो जाता है। ये था कोलाइडी विलयनों का गुणधर्म, विद्युत गुणधर्म। कोलाइडी विलयनों पर इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों आता है, किसकी वजह से आता है, और किस किस टाइप का इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है। अब ध्यान रखना, मैंने कहा कि ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ये प्रोटेक्टिव लेयर प्राथमिक प्रोटेक्टिव लेयर कहलाती है। विलयन में उपस्थित कुछ अन्य जो इसके विपरीत आवेश वाले हैं, वो इसके चारों तरफ एक और लेयर बना लेते हैं, जिसको सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर कहा जाता है। ये विलयन में उपस्थित जो काउंटर आयन है, इस आयन के विपरीत वाले, वो एक और लेयर का निर्माण कर लेते हैं, जिसको सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर कह देते हैं। अब ध्यान रखना, इन लेयर की वजह से ही इन कोलाइडी कणों का सामान्यतः स्कंदन नहीं हो पाता है। अब स्कंदन कैसे करवाया जा सकता है, या स्कंदन को कौन कौन रोकता है, इसके बारे में कौन कौन से फैक्टर हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।